नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम एसवीएस न्यूज़ पर। रोज़ की तरह हम आपके सामने लेकर आते हैं राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विषयों के ऊपर बातचीत। जी हाँ, प्रबुद्ध विद्वानों के साथ। आज जिस अ, विषय के ऊपर हम बातचीत करने जा रहे हैं, उसको बताने से पहले मैं जो खास विद्वान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ पहले करवाता हूँ। हालाँकि ये सभी विद्वान हिंदुस्तान के अब जाने-पहचाने चेहरे हैं। आप उनको सड़कों पर पहचान सकते हैं, हवाई जहाज़ में पहचान सकते हैं, शायद अपने गली-मोहल्ले शहर में पहचान सकते हैं। इन चेहरों को अब किसी नाम की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सब उन्हें पहचानते हैं। हमारे साथ ये 3 वरिष्ठ विद्वान, 3 वरिष्ठ विश्लेषक और पत्रकार धनंजय कुमार जी, आलोक भदौरिया जी, डॉक्टर अनिल जैन जी। जय हिंद आप सबको, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, विषय आज का है जातिगत जनगणना। जी हाँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि विपक्ष का 2024 में नैरेटिव क्या होगा? लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि अडानी नैरेटिव नहीं बन पाता है, प्रधानमंत्री की डिग्री नैरेटिव नहीं बन पाती है, महँगाई नैरेटिव नहीं बनता है और साथ में बेरोज़गारी नैरेटिव नहीं बनती है। लेकिन धीरे-धीरे पीछे से बैकग्राउंड से कोई एक मुद्दा एक कुकुरमुत्ते की तरह निकलना शुरू होता है, या उसका क्या कहते हैं, बीज अंकुरित होता है और वो धीरे-धीरे अपील करना शुरू होता है और वो रूलिंग पार्टी के लिए एक पेन पॉइंट बन जाता है कि ये कहाँ से आया? ये दोबारा से मुद्दा जो 80 के दशक का, 70 के दशक का है, क्या दोबारा से लोगों को उद्वेलित कर सकता है? क्या ये एक नैरेटिव बन सकता है? लेकिन ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन कुछ बात बनती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पर जातिगत जनगणना फिर से भारत में एक मुख्य मुद्दा बनकर उभर रहा है। मैं इसे मंडल नहीं कहूँगा, मैं इसे मंडल 2 भी नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, एक नया नैरेटिव है जो उभर कर आ रहा है। इसी विषय पर बात करने के लिए मैं सबसे पहले आलोक जी आपको आमंत्रित करता हूँ। कर्नाटक ने सिद्धारमैया जी के आदेश पर जनगणना कराई, रिवील नहीं की गई। 2011 की हमारी जनगणना में जातिगत जनगणना थी, रिवील नहीं की गई। पटना हाई कोर्ट ने नीतीश कुमार की जो दूसरे चरण की जनगणना थी जातिगत, उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और 6 या 7 बड़े वकील थे, किस पार्टी के वकील हो सकते हैं ये सब जानते हैं, और उन्होंने एक बड़ा हास्यास्पद वहां पर विचार रखा कोर्ट के सामने कि ये जाति व्यक्ति का व्यक्तिगत व्यक्तिगत मामला है और इसको आप उजागर कर देंगे तो शायद उसके लिए बहुत परेशानियां हो जाएंगी, खास तौर से इस वर्ड के अंदर। लेकिन जाति सभी लिखते हैं, जब आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई बेनिफिट लेते हैं, तो आप हर जगह लिखते हैं एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल कैटेगरी है, जो भी है। इसमें छुपाने वाली क्या बात है? जबकि वकील लोग कह रहे थे इससे इस व्यक्ति की गोपनीयता, व्यक्तिगत लाइफ की गोपनीयता भंग होती है। ये बहुत सारे विचार निकल कर आए हैं, लेकिन जातिगत जनगणना फिर से एक मुद्दे के रूप में उभरना शुरू हो गई है। क्या यह मुद्दा वास्तव में नैरेटिव बनेगा? आलोक जी, आपकी टिप्पणी। धन्यवाद दिनेश जी। दरअसल पिछड़ा वर्ग ऐसा माना जाता है कि भारत में इनकी आबादी एक अच्छी खासी है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अगर हम लोग उत्तर भारत की बातें करें और स्पेशली अगर हिंदी बेल्ट की बातें करें, तो यहाँ पर एक सवर्णों का राजनीति पर कब्जा है। पिछले 2 दशकों में यहाँ पर पिछड़े लोगों ने सत्ता में धीरे धीरे आना चालू किया था, लेकिन अभी भी वो दबदबा नहीं है। कुछ सीटें जरूर इनको मिलती हैं, लेकिन अभी भी इनके सीटों के बंटवारे ले लीजिए, चाहे कोई भी कर लीजिए, तो इसमें सवर्णों का एक दबदबा रहता है। अब अगर आप लौट के आते हैं इसमें कि इसका असर क्या पड़ेगा, पहली बात तो यह है कि अगर ये चीजें आपके सबके सामने आ जाती है कि सबसे बड़ी आबादी, अभी तो लोग अंदाज लगाते हैं, एक कयास लगाते हैं कि भाई सबसे बड़ी आबादी पिछड़े वर्ग की है, लेकिन अब जब वो तथ्यात्मक तौर पे, तथ्य के तौर पे सामने आ जाएगी, तब आप एक मान के चलिए कि एक जातिगत पहचान वाली ये बातें सिर उठाएंगी। अगर आप उत्तर प्रदेश का ही अगर एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, तो 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें आप याद करिए कि उन्होंने जाति के गौरव के लिए, जाति को के प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने काफी अहमियत दी थी। ऐसे ऐसे लोगों को सब उन्होंने शामिल किया था और उनके जाति गौरव को काफी मतलब अहमियत दी थी, इतनी अहमियत दी थी कि पिछड़े वर्ग की जो एकता थी वो भी एक बढ़ चली थी। एससी एसटी की, दलितों की भी एकता बढ़ चुकी थी। उसमें भी उन्होंने ऐसे ऐसे
श्रेणी निकाल ली थी और उसमें सब जगह उन्होंने अपने को पेनिट्रेट कर लिया था भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती से, और वो उसका उनको लाभ भी मिला था। किसी जमाने में पहले कांग्रेस भी ऐसा करती थी, लेकिन कांग्रेस जातियों के इतने विभाजन पे नहीं गई थी। कांग्रेस के लिए एक मुश्त था कि वो दलित थे तो दलित थे, वो एससी थे तो एससी थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरीके से उसने उसमें अंदर तक पैठ नहीं बनाई थी। एक समग्र रूप से उसने उस पर काम किया था। भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग करके उस पर काम किया और सफलता हासिल करी। अब अगर हम लोग वहां पे अगर कर्नाटक में लौट करके आ रहे हैं, तो कर्नाटक में तो बड़ी दिक्कत है। कर्नाटक में अगर ये पिछड़े वाली बात आती है, तो लेकिन कर्नाटक से भी पहले हमको उस पर लौटना पड़ेगा। हमको जो राहुल गांधी का जो भाषण है, जिसमें उनकी संसद सदस्यता चली गई, हमको वहां से लौटना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने इसको मुद्दा बनाने की काफी कोशिश करी, काफी बयान आए। वो अभी तक भी इसी बात पर अड़ी थी कि अदानी के मुद्दे को नेपथ्य में डालने के लिए पिछड़े वर्ग को उपेक्षित करना, पिछड़े वर्ग को निशाने बनाना, ये राहुल गांधी की खासियत है, और इसकी वजह से उन्होंने कांग्रेस को घेरने की कोशिश करी, लेकिन वो घेर नहीं पाए पूरी तरीके से। इसकी वजह ये घेर इसलिए नहीं पाए क्योंकि उनका ये जो वार था ना, बड़ा एक भोतरा वार था, बड़ा कहते हैं ना कि बड़ा सतही था, सुपरफिशियल था, वो अंदर तक नहीं जा पाया। कांग्रेस ने जो पलट करके जो जवाब दिया, राहुल गांधी ने जो भाषण में कहा, फिर उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो चिट्ठी लिखी, तो उसके बाद ये लोग फिर से खींच करके इन्होंने पिछड़े जाति वाले मुद्दे को और गणना वाले मुद्दे को इन्होंने फिर से सामने पर ले आए। अब अगर ये सार्वजनिक विमर्श का मुद्दा बनता है, तो आप ये निश्चित तौर पर मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए असहज स्थिति होने वाली है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अभी ये ठीक है कि उन्होंने कुछ जातियों का एक अलग या उप जातियों को प्रतिनिधित्व देकर एक अपना जनाधार बढ़ाया है, ये सच है इसमें। लेकिन अगर अपनी संख्या बल के आधार पर अगर वो राजनीति में अगर अपना प्रतिनिधित्व मानने लगे, तो आप मान कर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी को तो वास्तव में काफी दिक्कतें होने वाली हैं। तो इसलिए वो इस मुद्दे पे कतरा रही है। और केवल यही नहीं है, अगर आप इसमें आप जाएंगे तो इसके आर्थिक तौर पे भी ये सारी बातें आएंगी। तो ये एक ऐसा पिछड़ा तबका है जिसमें से कई सारा वर्ग, इसमें सारा वर्ग गरीब नहीं है, सारा वर्ग निर्धन नहीं है, सारा वर्ग कमजोर नहीं है। पिछड़ों में भी कुछ एक ऐसे वर्ग हैं जो आय में समृद्ध हैं, जिनकी एक धमक है अपने क्षेत्र में भी। तो उनको अगर प्रतिनिधित्व अगर ज्यादा मिलता चला गया, तो आप ये मान के चलिए कि राजनीति में एक दिक्कत एक आने वाली है। लेकिन राजनीति को अगर आप किनारे करें, तो उससे भी ज्यादा जरूरी है कि अगर देश में अगर अगर कोई योजनाएं अगर बनाई जा रही हैं, तो आप ये मान के चलिए कि सबको मालूम तो होना चाहिए ना कि किन जातियों का क्या प्रतिनिधित्व है, किन की आर्थिक हैसियत या आर्थिक ताकत क्या है, और उनको कितना अवसर दिया जाना चाहिए आगे बढ़ाने के लिए, सबको एक समान फील्ड उपलब्ध कराने के लिए आगे बढ़ने का, चाहे वो शिक्षा का स्तर हो, चाहे वो आर्थिक स्तर हो, चाहे सामाजिक स्तर हो। तो इसके बारे में सही योजनाएं कैसे बन पाएंगे अगर आपके पास में सही डाटा नहीं होंगे। तो आप मान के चलिए कि डाटा की पवित्रता बहुत जरूरी है। राजनीति को आप किनारे करिए, अगर समाज का समग्र विकास चाहते हैं, तो आपको हर जाति का, हर शैक्षणिक स्तर, हर सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर, सबके डाटा सामने रखने पड़ेंगे, तभी योजनाएं समग्र रूप से बन जाएंगी, और तभी हम देश को वास्तव में आगे ले जा पाएंगे। नहीं तो फिर वो इक्का दुक्का आपको एक टारगेट ओरिएंटेड जो अगर आप जो स्कीम बनाते हैं, तो उससे देश का भला नहीं होने वाला। दिनेश जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि